Hello, friends. Today we are in another episode of दिल से दिल तक और मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि आज हमारे इस प्रोग्राम में उड़ीसा के ही नहीं बल्कि पूरे भारत के एक बहुत नामचीन एजुकेशनिस्ट और मैं ये कहूँगा कि आप शायद उनको जानते भी होंगे, वो है श्री अजय बहादुर सिंह, जिन्होंने उड़ीसा में आज अपना नाम सिर्फ एक एजुकेशनिस्ट की तरफ से नहीं, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर की तरफ से नहीं, बल्कि एक ऐसे फिलॉन्थ्रोपिस्ट की तरफ से भी उन्होंने अपना नाम रोशन किया है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो उन्होंने अचीवमेंट किया अपनी लाइफ में, ये अपने आप में अनूठा है। मैं स्वागत करना चाहूँगा श्री अजय बहादुर सिंह जी का, और मैं चाहूँगा कि हमारे जो दर्शक हैं उनको उनके थोड़े से प्रोफाइल के बारे में बताऊं, फिर सिंह साहब खुद भी अपने बारे में बात करेंगे। श्री अजय बहादुर सिंह जी चेयरमैन है आद्यंत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के। यहाँ पे एक बहुत बढ़िया साइंस कॉलेज भी है, उनका कॉलेज भी है, और उसके अलावा वो फाउंडर हैं जिंदगी फाउंडेशन के। ये जो अपने आप में जिंदगी फाउंडेशन है, सच तो ये है कि ये गरीब बच्चों को लेकर के उनके डॉक्टर बनने के मुकाम में एक बहुत बड़ा रोल वो अदा कर रहे हैं और शायद उनकी ज़िंदगी बदल रहे हैं। तो नाम के हिसाब से जिंदगी फाउंडेशन, जो मुझे लगता है कि सिंह साहब के दिल के साथ भी जुड़ा हुआ है। इनकी जो स्टोरी है अपने आप में, मैंने जो पढ़ा और देखा भी, रैग्स टू रिचेस की तरह से आता है। और उन्होंने बहुत बार अपने इंटरव्यूज में कहा है कि उनकी जो जीवनी है वो किसी से छुपी नहीं है, बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने, लेकिन आज इस मकाम में है कि लोग उनको फॉलो करना चाहते हैं, उनकी तरह बनना चाहते हैं। और उनकी सफलता के पीछे कुछ मंत्र है, और ये मंत्र ऐसा नहीं है कि जिसके बारे में आप नहीं जानते। बहुत सिंपल सा मंत्र है, मैं उसको रिपीट करना चाहता हूँ। उनकी ज़िंदगी का फिलॉसफी है ऑनेस्टी, और वो हमेशा कहते हैं ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। उसके बाद आता है डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी और सिंसियरिटी, और शायद उनका जो विल पावर है आज उनको यहाँ तक लेके आया है। मैं चाहता हूँ कि अब सिंह साहब अपनी तरफ से कुछ बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं, तो उसका श्रेय वो किनको देना चाहते हैं और अब उनके हिसाब से ये मंत्र क्या है। वेलकम सिंह साहब, आप थोड़ा आप थोड़ा अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं बस एक सिंपल सा छोटा सा ऐसा एक साधारण सा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति हूँ। आज मेरी पहचान बस यही है कि लोगों का प्यार, महाप्रभु का दुआ और बच्चों का स्नेह हमें यहाँ तक प्रमाणिक साहब के स्टूडियो तक पहुँचाया है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मैंने अपने जो गरीबी का दर्द को सहा है, मैं चाहता हूँ कि जो अभी यूथ है जिसके अंदर में टैलेंट है, वो यूथ उस दर्द को न सहे और जीवन में जो बनने की चाहत उसके अंदर में है, उस चाहत को पूरा करने में मैं उसका मददगार रहूं। बस यही मेरी पहचान है। ऐसे तो पहचान लोगों ने बना दिया है, लोगों ने बढ़ा दिया है, पर मेरा पहचान बस मैं कहूँगा कि अजय बहादुर सिंह मेरा नाम ही मेरा पहचान है। जीवन में मैं हारना मुझे पसंद नहीं, जो अजय के साथ आप समझ पा रहे होंगे। कोई भी काम को करता हूँ बहुत बहादुरी के साथ करता हूँ, पीछे नहीं हटता। और जैसा सिंह के बारे में आप सब लोग जानते होंगे
कि एक लायन जंगल में का राजा होता है, लेकिन उससे बड़ा बहुत ताकतवर हाथी होता है, उससे बहुत ऊंचा जिराफ होता है, उससे तेज दौड़ने वाला चीता होता है, उससे चालाक लोमड़ी होता है। फिर भी वो इसलिए राजा होता है क्योंकि वो समझता है कि मैं राजा हूं, इसलिए राजा है। वो राजा, जैसे वो राजा समझता है तो राजा की तरह वो एक्ट करता है, और वही कारण है कि लोग भी उसे राजा मान लेते हैं। तो मैं नहीं, आप सब लोगों की दुआएं हैं, शुभकामनाएं हैं कि जितना बड़ा मैं हूं नहीं, उससे ज्यादा बड़ा आप लोगों ने बना दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, ये आपने जैसे कहा, अपने नाम को बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, और शायद ये आपका बड़प्पन है कि आप कहते हैं कि आप और आगे जाना चाहते हैं। तो ये नेचुरली हम सब की दुआएं आपके साथ है, और उससे भी ज़्यादा जो बच्चे आपकी छत्र छाया में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और उनकी जो इच्छा है, उनके जो स्वप्न है, उसको आप साकार करने के लिए सारे चीज़ों को भूल कर, मुझे लगता है कि आपने इतना बड़ा एस्टैब्लिशमेंट शुरू किया, उस सब की दायित्व आपने दूसरों को दी, लेकिन जिंदगी फाउंडेशन के साथ आप डायरेक्ट जुड़े रहे। बिल्कुल। तो ये एक अपने आप में एक फिलॉन्थ्रोपिस्ट का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कि जैसा आपने कहा कि जो आपने फेस किया है, किसी दूसरे बच्चे को वो दर्द नहीं देखना पड़े। चलिए थोड़ी सा और मैं आपके बारे में बताऊं कि जिंदगी फाउंडेशन जो आपके दिल के साथ जुड़ा हुआ है, इसको लोगों ने जाना कब, जब आपके ऑलमोस्ट 14 बच्चे एक साथ, अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक साथ नीट जैसे डिफिकल्ट एग्जाम में क्रैक किए, और तब से लोगों ने जाना कि जो सुपर 30 अगर आनंद जी ने बनाया बिहार में, एक दूसरा यहाँ पे हुआ है जो उसी तरह से, उसी निस्वार्थ भाव से बच्चों के लिए कुछ कर रहा है। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? सही? बिल्कुल सही। चलिए ठीक है। और मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ सिंह साहब, बच्चों को जब आप सेलेक्ट करते हैं अपने जिंदगी फाउंडेशन में ग्रूम करने के लिए, ट्रेन करने के लिए, पढ़ाने के लिए, तो उसके क्राइटेरिया क्या मैं बताइए साथ, तो हो सकता है इससे जो बच्चे देखेंगे उनको कुछ समझ में आएगी ये बात। देखिए, मैं, जैसा आपको पता है लेकिन लोगों को भी मैं बताना चाहता हूँ कि मैं जिंदगी में डॉक्टर बनने की बड़ी सपना थी, पर किसी न किसी कारणवश हम डॉक्टर नहीं बन पाए। तो अब समाज में मेरे जैसे लाचार, गरीब और बेबस बच्चों को डॉक्टर बनाने की राह पर लेकर के जा रहे हैं। तो बहुत ही क्लियर कट है, क्योंकि जिस टाइम में मैं डॉक्टर बनना चाहता था, उस टाइम में मेरी हालात इतनी बुरी थी कि मुझे खाने के लिए भी 3 टाइम का भोजन भी नसीब नहीं होता था। तो आज भी मैं यही देखता हूं कि ऐसे लाचार बेबस परिवार के बच्चे हों, जिसके पास इंटेलिजेंसी हो, डॉक्टर बनने का जज्बा हो, उसके अंदर में आग ही आग हो समाज का सेवा करने का, समाज को स्वस्थ बनाने का, वैसे बच्चों को मैं अपने पास लेता हूं, और उन माँ बाप के सपनों के साथ साथ इस बच्चे के सपनों को साकार करने में अपना पूरी योगदान देने का प्रयास करता हूं। और आप सब लोगों के दुआ से, महाप्रभु जगन्नाथ की कृपा से आज 100 से भी ज्यादा डॉक्टर बन चुके हैं इस प्रोग्राम में रह करके। तो जो भी गरीब परिवार के बच्चे हैं लेकिन होनहार बच्चे हैं, उनका इस प्रोग्राम में, जिंदगी फाउंडेशन के प्रोग्राम में स्वागत है। हाँ, कुछ क्राइटेरिया भी रखा है, जैसा प्रमाणिक साहब ने बताया कि 1.5 लाख रुपया तक की इनकम से ज्यादा का इनकम वाला परिवार मैं नॉर्मली नहीं सेलेक्ट करता। लेकिन कभी कभी ये भी देखा जाता है कि परिवार का बोझ बहुत ज्यादा है, 4-5 बच्चे हैं
और 1.5 लाख रुपया 12-13 हजार रुपया भी यदि उस वो परिवार कमा पा रहा है साल में, तो शायद वो बहुत मुश्किल से चल पा रहा होता। तो उस हालात को देख करके भी हम थोड़ी बहुत लिबर्टी देते हैं। बहुत अच्छा। लेकिन इसी साल की बात करना चाहूंगा कि इस साल में भुवनेश्वर में इसी टंकापानी रोड में जहां पर हम लोग बैठे हुए हैं, साईं मंदिर यहां से 200 मीटर की दूरी पर है, वहां पर टेबल पर चाय बनाने वाले बच्चे पिता के बच्चा अब डॉक्टर बनने के दौर पे चला गया है, वो नीट में सेलेक्ट हो गया है। यहाँ पर नया पल्ली, शायद प्रमाणिक साहब भी जानते होंगे, एक हमारे अशोक पांडे जी बहुत प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त किए हुए व्यक्ति हैं, जहां जिस डिपार्टमेंट में वो रहते हैं उसका सिक्योरिटी गार्ड का भी बच्चा डॉक्टर बन गया है। मतलब डॉक्टर नीट क्वालिफाई करके मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं बहुत बढ़िया, जो हर साल बहुत बढ़िया। इस तरह के लोग आकर शायद उनके पूर्व जन्म के काम का फल होगा कि आपके जैसे महान आदमी के साथ उनको जुड़ने का मौका मिला और आपका सहारा मिला। आज मैं जानता हूं कि इंडिया में या भारत में मेडिकल की पढ़ाई इतनी महंगी है कि शायद बहुत अच्छे अच्छे लोग भी अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनका मेडिकल कॉलेज में नहीं होता है तो शायद नहीं पढ़ा पाते होंगे। और जहाँ तक मैंने जो देखा अभी कि साल का लगभग 25 से 30 लाख रुपया एक प्राइवेट कॉलेज में लग जाता है। आप ये अंदाज लगाइए कि 4 से 4.5 साल की पढ़ाई में लगभग 1 करोड़ से ऊपर का खर्च होता है। तो एक साधारण परिवार के लिए बहुत मुश्किल वाली बात है। और खास करके बैंक लोन की भी अगर बात करें तो वो भी बहुत आसानी से मिलता नहीं है, उसमें बहुत सारे लोगों के जो स्वप्न है वो अपने आप में दब के रह जाते हैं, उनके मन में दब के रह जाते हैं। और जहाँ तक मेरा अपना एक और मेरे मन में एक बात आती है कि आप भुवनेश्वर में रह करके इतने बच्चों के लिए कर रहे हैं और शायद कोटा के कुछ इंस्टीट्यूट्स का भी इतना अच्छा रिजल्ट नहीं होगा। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि कोटा बच्चे जो जाते हैं उसका क्या फ़ायदा उनको मिलता है, जबकि वहाँ की फीस भी बहुत ज़्यादा है, पढ़ाई का ढंग भी कुछ ऐसा है कि बच्चे प्रेशर में सुसाइड कर लेते हैं। और मैं अपने बताऊँ कि बिहार की बात बताऊँ, बिहार के बच्चे काफ़ी जाते हैं। तो सिंह साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कोटा क्या एक सही जगह है क्या सभी बच्चों के लिए कि एक वहीं जाने से उनकी ज़िंदगी बन सकती है नीट के लिए या फिर जेई के लिए? आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, जहां तक मेरा मानना है कि हमारे देश में किसी जगह की मिट्टी में इतनी ताकत नहीं है कि वहां जाने से ही कोई लोग डॉक्टर बन जाएगा, कोई इंजीनियर बन जाएगा, कोई आईएएस ऑफिसर बन जाएगा। हमें जरूरत है कि प्लेस से ज्यादा, स्थान से ज्यादा ऐसे योग्य शिक्षकों की तलाश की जाए जो उसे उनके सपनों को साकार कर सकता है। हम सब लोग एक भीड़ में अपने आप को भीड़ जहां देखते हैं वहां की तरफ दौड़ चले जाते हैं। बिल्कुल सही। मेरा मानना है कि भीड़ से हट करके कुछ अलग करने की जरूरत है। मैं तो ये सोचता हूं कि जहां भीड़ है वहां जाना ही नहीं चाहिए। आज आप देख रहे हैं कि लोगों को जितनी दुर्घटनाएं भी हो रही है वो सारे भीड़ में हो रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई इंस्टीट्यूशंस हो, कोई संस्थान हो, कोई जगह हो, इससे बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके लिए योग्य शिक्षक कहां पर है। योग्य शिक्षक यदि आपके घर के बाजू में भी मिल जाते हैं तो वो भी आपके सपनों को साकार कर देंगे। लेकिन मुझे दुख होता है कि जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों के या तो कह लें अपने सपनों को पूरा करने के लिए जहां का नाम सुनते हैं वहां पर अपने बच्चों को डाल के चले आते हैं। मैं आज दिल से दिल तक की इस प्रोग्राम में आप सभी पेरेंट्स को बताना चाहूंगा कि कृपया करके जब भी आप अपने बच्चों के सपनों को साकार करवाने के लिए मेहनत करते हैं तो कृपया करके यदि आप बिजनेस करते हैं तो 2-4 दिन अपनी
बिजनेस को चाहे तो बंद कर दीजिए, दुकान चलाते हैं उसे भी बंद कर दीजिए, यदि आप नौकरी करते हैं तो छुट्टी ले लीजिए, 4 दिन 8 दिन 10 दिन रिसर्च करिए कि आपके लिए सूटेबल, आपके बच्चों के लिए सूटेबल जगह कौन सा है, और वहां पर पढ़ने वाले बच्चों से फीडबैक लीजिए, आसपास से बातें करिए, लोगों से पूछिए, उसकी हकीकत को जानिए, उसके बाद ही एडमिशंस लिया करिए। क्योंकि आपको, जहां तक मैंने देखा है कि मैं भी 31 ईयर से पढ़ाने का काम कर रहा हूं, तो आज भी पढ़ा रहा हूं, अपने प्रोफेशन को चेंज नहीं कर पा रहा हूं। तो आप पूरी जिंदगी का जो एक प्लेटफॉर्म है वो बनाने के लिए अपने बच्चों के लिए चल पड़े हैं। तो कृपया कर आप लोग टाइम निकालें और सही और योग्य जगह पर शिक्षकों के पास अपने बच्चों को यदि भेजेंगे तो आपके बच्चों के सपने और आपके सपने जरूर साकार हों। ये मुझे लगता है सिंह साहब, ये जो अभी आपने जो कहा, ये अपने आप में एक गुरु का मंत्र हो सकता है पेरेंट्स के लिए भी। और मैं समझता हूँ कि ये छोटी सी बात नहीं है। शायद बहुत लोग इस बात को मान भी नहीं सकते होंगे कि आपने जो अभी कहा, इसी बात को अगर थोड़ा सा भी अपने जीवन में वो फॉलो करें तो शायद उनको दूसरी की तरफ दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे आसपास में ही, जैसे आपने बताया, कि अच्छे टीचर मिल जाए और लगन हो, तब यहीं से नीट को क्वालिफाई कर सकते हैं। थोड़ा सा अलग मैं जानना चाहूँगा सिंह साहब। जैसा आपको पता है कि नीट की पढ़ाई बहुत मुश्किल है। कई बार जो पिछले साल आपने देखा भी होगा कि उसके रिजल्ट्स के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगे थे, कहीं कहीं सेंटर्स के बारे में भी ऐसा हुआ कि इसमें बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ होने की बात आने लगी। आपको क्या लगता है कि जो हुआ वो सही था या नहीं होना चाहिए, और आगे ऐसा नहीं हो इसके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए, जो हुआ वो बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन मैं आपके इस प्रोग्राम के तहत ये भी बताना चाहता हूं कि लोगों को पैनिक नहीं होना चाहिए किसी एक बात को लेकर के। पूरे देश में किसी एक सेंटर पर थोड़ी बहुत जो भी हुआ, आपको पता है, क्वेश्चंस लीक हो गया या बना लिए या आंसर्स डाल दिए, कुछ भी हुआ, तो कितने बच्चों को उसका बेनिफिट मिलेगा। हमारे नीट में यदि आप देखेंगे तो नॉर्मली 20,000 रैंक तक यदि आप लेकर के आते हैं तो नेशनल लेवल पर कहीं ना कहीं हो जाता है, और स्टेट लेवल पर भी देखेंगे कि 25,000 रैंक तक भी आपका सिलेक्शंस बहुत ज्यादा स्टेट में मिल जाता है। कई एक स्टेट में तो 30,000 35,000 रैंक तक, AIR 35,000 भी आता है, तब भी कुछ स्टेट में मिल जाते हैं। अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से है। यदि आप दिल्ली देखेंगे, यूपी देखेंगे, बिहार देखेंगे, झारखंड देखेंगे, उड़ीसा देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट देखेंगे, तो हर का पैरामीटर थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस होती है। 2-4 हजार रुपया का 2-4 हजार रैंक का डिफरेंसेस होता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार इसमें सख्त स्टेप्स ले रहा है, सख्त कदम भी उठाया है, बहुत सारा स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लिया है। लेकिन मैं तैयारी करने वाले बच्चों को मैं सलाह देना चाहूंगा कि आप ज्यादा पैनिक मत हो। यदि मान लेते हैं कि 20,000 में यदि 100 बच्चे वहां चले भी गए, तब भी हम अपनी तैयारी इस लेवल तक करेंगे कि यदि हमें डिसाइड करना है कि मुझे इतना तक आना चाहिए, इस रैंक तक मुझे लेकर के आना है, और या तो फिर हम ये मान के चले कि 20,000 रैंक तक नहीं, 19,900 रैंक तक में ही मुझे आना है, तो ये डिसाइड करना चाहिए। तो मैं आपको, ये बहुत सारे लोग, मुझे पता है कि मैं ना तो सरकार को साथ दे रहा हूं ना बच्चों को दे रहा हूं। मैं आज दिल से दिल तक के प्रोग्राम में जरूर बैठा हूं, लेकिन मैं दिल की बातें भी नहीं कह रहा हूं। मैं उस बातों को, मैं एक सही बातों को आपके पास रख रहा हूं, क्योंकि मैं दिल की बातें नॉर्मली नहीं किया करता।
क्योंकि उस दिल का क्या भरोसा जो 1 मिनट में 70-80 बार खुद ही अस्थिर हो जाता है, धड़कने लगता है। उस बात पर मैं कैसे कहूं कि ये बिल्कुल सही है। वो इमोशनल होता है दिल। तो मैं इमोशनल नहीं, मैं सही बातों को कर रहा हूं, न दिमाग की भी बातें को नहीं रख रहा हूं, मैं जो सच है उसकी बातों को कर रहा हूं। बहुत सारे बच्चे ना इस सारे चीजों को, इस पॉइंट को लेकर के पैनिक हो जाते हैं, इस चीजों को लेकर के वो तैयारी नहीं करते। मैं तो हर दिन देखता हूं, इस बार जिस बच्चे के पास खाना नसीब नहीं था, वो बच्चा दिल्ली एम्स तक पहुंच गया। जिंदगी फाउंडेशन का बच्चा, यही पूरी का एक मजदूर का बच्चा था, रघुनाथ बेहरा, और वो दिल्ली एम्स में उसका सिलेक्शन हो गया। तो आपके अंदर में एक जज्बा होना चाहिए, एक जोश होना चाहिए। ये कुछ फर्क नहीं पड़ता 10, 20, 50, 100 से। आप अपने आप को सबसे पिछला पायदान पर मत खड़ा करिए। जब इस आप संघर्ष के दौर पर अपने आप को झोंक दिए हैं, तो आगे बढ़ना और सबसे ऊंचे रहने का ओथ लीजिए, कसम खाइए। तो मैं सरकार को भी धन्यवाद देता हूं कि गलतियां होती है, लेकिन उन्होंने बहुत स्ट्रांग स्टेप्स लिया है। और यदि आज कल की बातें करेंगे तो ये एक आध बार की घटना के अलावा ज्यादा घटनाएं मैंने नहीं देखा। बहुत सालों से मैंने नहीं सुना था। ये पिछले बार थोड़ी सी जो भी घटनाएं हुई हैं, थोड़ी पेपर लीक की बात हुई है, लेकिन बहुत सालों से मैंने ये बातें को नहीं सुना था। आप सब लोग भी इसे नजरअंदाज करके करिए और अपने आप की पूरी तैयारी करिए, पूरी मेहनत के साथ तैयारी करिए, और अपने आप को पिछला पायदान नहीं बल्कि ऊपर की पायदान तक। सिंह साहब, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पॉइंट जो मैंने आपके बारे में नहीं बताया और अभी बताना चाहूँगा कि आप बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, और उसकी झलक अभी आपकी बातचीत से यहाँ नजर आ रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये बोलना चाहूँगा, जब कोई भी सच्चा इंसान जब किसी से बात करता है तो वो मुखौटा नहीं रखता है, वो दिल से ही करता है, और दिल से जो बात निकलती है वो सच्ची होती है। और अभी जो बातें आप कर रहे हैं बिल्कुल सच बात कर रहे हैं। तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे ये कहना पड़ेगा कि आपने शायद मना तो कर दिया, लेकिन ये आपके दिल की ही बात है, और मैं ये मान के भी चलूँगा कि दिल की बात हमेशा सच्ची होती है। थोड़ा सा और अलग चले, आगे चले। बहुत महंगी पढ़ाई है, ये सबको पता है। बहुत बार क्या होता है कि बच्चे दूसरे अल्टरनेटिव्स की तरफ ढूंढने लगते हैं, दूसरे देशों की तरफ जाने लगते हैं। तो हमारे नॉलेज में है कि 2-3 देश है जहाँ पे भारतीय बच्चे जाना पसंद करते हैं। उसमें एक रशिया है, पहले यूक्रेन भी था, और चाइना। ये 3 देश है जहाँ, और शायद ऑस्ट्रेलिया भी, 3 देश है जहाँ पे भारतीय बच्चे मेडिकल पढ़ाई इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ की पढ़ाई बहुत महंगी है। वहाँ सस्ती है, वहाँ की क्वालिटी भी शायद क्या होगी उसके बारे में आप ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं मेरे दर्शकों को। तो थोड़ा इसके ऊपर प्रकाश डालिए। मैं सभी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को आपके दिल से दिल तक की मीडिया के थ्रू बताना चाहूँगा कि प्रयास करिए कि अपने देश में ही अपने बच्चों को मेडिकल की शिक्षा प्रदान कराएं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को बहुत परेशानी की हालात में देखा है। आज आप भारत देश, मुझे लगता है कि फिर भी यदि आप वर्ल्ड में आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा है, जहां पूरा विश्व उथल पुथल पर मच रहा है। आपको यह भी पता है कि आपका सबसे प्रिय, सबसे अपना, सबसे अजीज आपके बच्चे होते हैं। आपकी सांसें उनके वजह से चलती है। तो मैं तो ये कहूंगा कि देश की पढ़ाई बहुत अच्छी है। आप अपने बच्चों को यहां पर एटलीस्ट एमबीबीएस यहां से कराएं, क्योंकि आप यदि एमबीबीएस बाहर के देशों से कराते भी हैं और
उसके बाद भी हमारे देश में एक एग्जाम होगा, उस एग्जाम में बच्चे यदि आपके क्वालिफाई करते हैं तभी वो भारत में उनको डिग्री मिलेगी और प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो पहला रिस्क तो ये है। दूसरा चीज क्या है कि अब बहुत कम खर्चे में आपके बच्चे बाहर जाते हैं, और मुझे लगता है ना ही बाहर भेजने की जरूरत भी है। हमारे देश में बहुत सारे, यदि प्राइवेट में भी पढ़ाना है तो मैं कहूंगा अपने देश में पढ़ाओ, क्योंकि वहां पर फ्री में नहीं होते। और मैंने देखा है कि इतना हाई कॉस्ट हो जाता है आज के डेट में कि पेरेंट्स को परेशानी की उस हालात को भी मैंने देखा है कि मेरे ही 2 फ्रेंड्स ने अपने घर तक को बेच दिया क्योंकि उसके पास उपाय नहीं था। और जब उन्होंने कहा कि चूंकि बच्चे के आधी पढ़ाई हो गई है, अब तो ये पूरा कराना ही पड़ेगा। मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं। और टेंशन अलग, जब वो बच्चे आए यहां पर पढ़ करके तो परेशानी यहां का जो एग्जाम में क्वालिफाई करने का वो अलग। तो इतनी सारी टेंशन क्यों भेजे हैं, क्यों लेंगे आप? ठीक बात है। आपने जिस एग्जाम की बात कही शायद वो FMGE करके होता है, जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम, बाहर जो पढ़े हुए बच्चे हैं उनको यहाँ देना पड़ता है। दूसरा एक नेक्स्ट करके है जो एग्जाम बच्चों को देना पड़ता है, तो एक एडिशनल परेशानी तो है। ये इस प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले मैं थोड़ा सा एक और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि नीट और JEE की परीक्षा ऑलमोस्ट लोग कहते हैं साथ साथ चलता है। एक में मैथ्स ज़्यादा रहता है, दूसरे में बायो साइंस रहता है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि एक बच्चा आपका स्टूडेंट नीट भी क्वालिफाई किया है और साथ साथ JEE भी क्वालिफाई किया है? ऐसा कुछ एग्जाम्पल? बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं अच्छा, कि नीट और JEE दोनों ही क्वालिफाई कर लिए हैं। स्पेशली जो बच्चे नीट में की तैयारी करते हैं वो JEE कर जाते हैं। अच्छा, क्योंकि JEE के बच्चे तैयारी करने वाले नीट कम क्वालिफाई कर पाते हैं, क्योंकि उसमें बायोलॉजी एक बहुत बड़ा वेटेड होता है। और लेकिन नीट की जो तैयारी करते हैं उसका जो मैथमेटिक्स पार्ट होता है वो 1/3 होता है JEE में, तो 2/3 हमारी फिजिक्स और केमिस्ट्री का वेटेज होता है। तो JEE मेन तो बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं। कुछ बच्चे जो बहुत ही अच्छा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जिसकी मैथमेटिक्स भी अच्छी रही है, वो थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स का भी प्रैक्टिस करके IIT तक को भी क्वालिफाई किया हुआ है। ऐसा बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे जीवन में आते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। और चलते चलते सिंह साहब, मैं फिर से यही बोलना चाहूँगा, आपके जैसे एक आइकॉन जिन्होंने उड़ीसा में एक नया डायमेंशन दिया मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए, और हमेशा आपने कभी भी इस बात को छुपाया नहीं कि कितनी दिक्कत से आप यहाँ तक पहुँचे हैं। और चलते चलते अब बच्चों को एक गुरु मंत्र, एक गुरु के हिसाब से जो नीट के लिए भी और JEE के लिए भी टारगेट अगर कर रहे हैं, तो वो बताइए जिसका फायदा हमारे बच्चों को। मैं तो जो बच्चे नीट और JEE का तैयारी कर रहे हैं उनके बारे में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा 2 लाइन में, कि हर पल तेरा ही नाम होगा, हर पल तेरा ही नाम होगा, हर कदमों पे दुनिया का सलाम होगा। अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से करना, ये साल और 2 साल की तैयारी पूरी जोरदार तरीके से करना। देखना आने वाला वक्त तेरा ही गुलाम होगा, आने वाला वक्त तेरा ही गुलाम। बहुत बढ़िया सिंह साहब। और मुझे लगता है कि इस एपिसोड का, इस पॉडकास्ट का जो हमारा उद्देश्य है वो आपके इस अंतिम 2 लाइनों से शायद पूरा हो जाएगा। मैं फिर से आपको धन्यवाद देता हूँ, इतनी व्यस्तता के बीच आप हमारे पास आए और हमारे साथ बच्चों के लिए आपने अपने कुछ एक अच्छी बातें, जो बहुत काम की बातें आपने कही, मोटिवेशनल बातें, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमाणिक साहब, आपको भी। और मुझे आपने अपने दिल से दिल तक की कार्यक्रम में अपना हिस्सा बनाया, और मैं दुआ करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आपका ये प्रोग्राम, आपका ये कार्यक्रम और जो आपने शुरुआत करी है पॉडकास्ट का, वो एक दिन बहुत बड़ा बने, और इससे
इस पॉडकास्ट को सुन करके, बहुत सारे लोगों के पॉडकास्ट को सुन करके बहुत सारे बच्चों को, लोगों के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सिंह साहब, थैंक यू।